गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास, कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज पैकिंग एंड वॉइड्स, यानी कि सकुलन तथा रिक्तियाँ। सकुलन और रिक्तियों का मतलब मैंने बताया था कि जब हम किसी क्यूबिक क्रिस्टल में पार्टिकल्स को फिल करते हैं, मतलब कि जो हमारा एक घनीय क्रिस्टल है, इसमें जो कण उपस्थित होंगे, जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहे हैं। तो जब ये पार्टिकल किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं तो ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, उसको पैकिंग कहा जाता है, यानी संकुलन कहा जाता है। और जब हम पार्टिकल्स को पैक करते हैं, उनका संकुलन करते हैं, तो स्फेरिकल होने के कारण, गोलाकार होने के कारण उनके मध्य में कुछ रिक्तियां रह जाती हैं, जिन्हें हम वॉइड्स कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें वॉइड्स यानी रिक्तियां कहा जाता है। मैं आपको डायग्राम याद दिलाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कल आपको डायग्राम इस तरह से दिखाया था कि ये एक हमारा अगर यूनिट सेल हो, एक इकाई सेल हो, इसमें ये पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये इनके प्रेजेंट होने का, इनके यहाँ पर फिल होने का क्या पैटर्न होगा, वो इसका पैकिंग कहलाता है, संकुलन कहलाता है। तथा इनके बीच में जब हम इनको पैक कर रहे हैं तो इनके बीच में जो स्पेस रह जा रहा है, बीच में जो खाली स्थान रह जा रहा है, कि आप देख लो दो स्फेयर को जब आप ऐसे अटैच करके रखोगे, यहाँ पर आपने इस तरह से अटैच किया तो कुछ ना कुछ खाली स्थान रह जाएगा ना। इस खाली स्थान को ही वॉइड कहा जाता है। तो आखिर ये संकुलन क्या है, कितने तरह का हो सकता है, यानी पैकिंग कितने तरह की हो सकती है, वॉइड कितने तरह की हो सकती है। कल मैंने बताया था कि पैकिंग आपको 3 टाइप की पढ़नी है, एक 1 डायमेंशनल, दूसरी 2 डायमेंशनल और तीसरी 3 डायमेंशनल, यानी कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो आज हम यही टॉपिक जो है उसे कंप्लीट करेंगे विद फिगर्स। तो देखिए, सॉलिड्स में जो पैकिंग हो सकती है, ठोसों में जो संकुलन होता है, वो 3 तरह से होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। जो 2 डायमेंशनल होता है वो इसको फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी वर्गाकार निबिड संकुलन, और दूसरा षटकोणीय निबिड संकुलन, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड जो हमारा 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है, इसमें भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था, वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय घनीय जालक, यानी कि जो हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, ये हमारी 2 डायमेंशन वाली, इसी को हम जब 3D अरेंजमेंट में रखते हैं, त्रिविमीय आकार में, आकृति में रखते हैं, तो किस तरह का संकुलन होता है। और दूसरी हमारी है षटकोणीय निबिड द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविमीय जालक, यानी कि जो हमारी ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी 2 डायमेंशनल, इसी में ऊपर हम जब इसको 3D बनाते हैं, भाई हमने एक लेयर रखी वो 2 डायमेंशनल है, फिर उसके ऊपर जो दूसरी लेयर रखेंगे तो लेयर तो 2 डायमेंशनल होगी, लेकिन एक के ऊपर एक लेयर आप जब रखते जाओगे तो जो फिगर बनेगा वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। माने ऐसे समझो कि एक पेज है तो वो रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन ऐसे ही कई पेजेस से मिल करके जब ये बुक बनी होगी तो क्या ये रेक्टेंगुलर या आयताकार होगी? नहीं, ये क्या बन गई? क्यूबॉइड बन गई। तो जो पेज है वो तो 2D फिगर है, बट पेज, कई सारे पेजेस से मिलकर जो आपकी कॉपी या बुक जो बनती है, जो आपकी पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका बनती है, वो आपकी एक त्रिविमीय आकृति होती है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। तो उसी की ये बात कर रहे हैं। फिर इसमें जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 तरह की पैकिंग हो सकती है, आपकी संकुलन हो सकते हैं। एक AB टाइप और दूसरा ABC और ABC टाइप। क्या होगा ये हम लोग अभी देख लेंगे। तो देखिए, जो एक विमा होती है, यानी जो 1 डायमेंशनल होता है हमारा पैकिंग होती है, उसमें इस संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक दूसरे को स्पर्श करते रहें। मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, इन्हें एक लाइंस में हम अरेंज कर देते हैं कि बस ये एक दूसरे को क्या करते रहें? टच करते रहें। देखिए कुछ इस तरह से, बस यही एक तरीका है जिसमें आप इन्हें 1 डायमेंशनल रख सकते हो। या तो आप इसे हॉरिजेंटली रख लो, या इसे आप वर्टिकली इस तरह से रख लो, किस तरह से भी रख लो। अगर 1 डायमेंशन, मतलब आप इसको सिर्फ 1 डायमेंशन रखना है, तो बस यही एक पैटर्न हो सकता है जिसमें एक दूसरे को ये टच करेंगे। एंड इस तरह से जब हम पार्टिकल्स को रखते हैं, हमारे कणों को रखते हैं, तो उस अवस्था में एक गोले के आसपास अधिकतम कितने गोले आ सकते हैं, कितने पार्टिकल आ सकते हैं? 2। तो इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। यानी इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो मैंने कल आपको बताया था, वो 2 हो सकता है मैक्सिमम। फिर आते हैं जो क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में हम लेंथ वाइज भी रख सकते हैं और ब्रेथ वाइज भी रख सकते हैं। यानी कि जब एक विमीय निबिड संकुलन को मुक्त पंक्तियों में,
परस्पर स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है तो क्रिस्टल तल का निर्माण होता है। मतलब अभी तो एक लाइन है, इसी तरह से एक लाइन आप यहाँ रख दो, एक लाइन यहाँ रख दो, एक लाइन यहाँ रख दो। मैं दिखाता हूँ आपको करके। देखिए यहाँ पर ये मैंने गोले बना दिए, ये एक लाइन है, ये 1D स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही एक लाइन अगर आप इस तरह से और रख दो, 1D वाली, एक 1D वाली इस तरह से और रख दो, एक 1D वाली इस तरह से और रख दो, तो क्या आप ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये 1D दिख रहा है? नहीं, अब ये तो 2 डायमेंशनल बन गया आपका। देखिए ये द्विविमीय हो गया। इसी की बात वहाँ पर चल रही थी कि जब हम एक विमीय जो हमारी संरचना थी, जो 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, इसी की कई लाइन्स को एक साथ हम अटैच करके रखते जाते हैं तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा होता है? 2 डायमेंशनल। अब ये जो 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है वो दो तरह से हो सकती है, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। ये इन दोनों में डिफरेंस देखिए, मैं आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा डायग्राम से। तो देखिए जब हम एक के नीचे एक गोला, मतलब जो स्फेयर्स हैं, जो अणु हैं, इनको इस तरह से अरेंज करें कि ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, देखिए, तो उस कंडीशन में इनका जो अरेंजमेंट होता है, आप कहीं से भी देखो तो स्क्वायर बनेगा। क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। इस तरह से भी देखो तो स्क्वायर बन रहा है और इस कंडीशन में एक पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल आ रहे हैं? तो इसके चारों तरफ कितने आ रहे हैं? एक। इसको कितने टच कर रहे हैं? इस पार्टिकल को देखिए, इसको कितने टच कर रहे हैं? एक टच कर रहा है, दो टच कर रहा है, तीन कर रहा है, चार कर रहा है। चारों को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। इसको देख लो, यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने करके दिखा हुआ है। इस एक पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? चार पार्टिकल, यानी चार कण उपस्थित हैं। इन चारों को आपस में मिलाने पर हमें एक स्क्वायर की स्ट्रक्चर, यानी कि एक वर्गाकार संरचना जो है वो प्राप्त हो रही है। इस तरह के अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि इसमें एक पार्टिकल के आसपास चार अन्य पार्टिकल, चार अन्य कण जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। इसी की जगह पर दूसरे अरेंजमेंट में हम क्या करें कि स्फेयर को एक के नीचे एक ना रखे, दो के बीच में तीसरे को रखा जाए। तो देखिए पहली लाइन हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाई। दूसरी लाइन बनाने के लिए हमने गोले को इसके ठीक नीचे ना रख करके इन दोनों के बीच में रख दिया। यहाँ पर इसको इन दोनों के बीच में, इसको इन दोनों के बीच में, इसको इन दोनों के बीच में रखा। तो ये ए टाइप अरेंजमेंट हो गया, ये बी टाइप, क्योंकि यहाँ पे ये 5 गोले, ये 4 गोले। तो लाइन जो 1D लाइन है उसमें अरेंजमेंट जो है, जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। दो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो एक व्यवस्था को ए कह दिया, दूसरी व्यवस्था को बी कह दिया। जबकि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं एक जैसी थी। एक लाइन में अगर 5 गोले थे तो यहाँ पर भी एक लाइन में कितने गोले हैं? 5 गोले। तो अब इस अवस्था में देखिए, किसी भी एक कण को उठाइए, चलिए मैं इसको उठा लेता हूं। इस एक कण के आसपास कितने और कण हैं? इस पार्टिकल के आसपास और कितने पार्टिकल हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? 6। इन 6 के सेंटर को जब आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हेक्सागोन मिलेगा, यानी कि षटकोण मिलेगा। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है हमारी, ये कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी जो हमारी समन्वय संख्या होगी वो 6 होगी। तो ये दोनों तरह की जो पैकिंग्स हैं वो ध्यान रखिएगा, और जो पॉइंट्स हैं वो भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आपको बताते चलें, जब हमारी जो 2D पैकिंग होती है, स्क्वायर टाइप होती है, तो उसमें 52.4% जो प्लेस होती है वो फिल होती है, यानी कि इतना स्थान जो होता है भरा होता है, और 47.6% जो पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, यानी कि ये हमारी पैकिंग है और ये हमारे वॉइड्स हैं। वहीं पर जब हम हेक्सागोनल टाइप अरेंजमेंट करते हैं तो देखिए, जब आपने हेक्सागोनल अरेंजमेंट किया हुआ है तो आपकी जो पैकिंग है वो बढ़ गई, और जो आपको खाली स्पेस है वो अब कम दिख रहा होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो पैकिंग होती है वो कितने परसेंट होती है? 60.4% स्थान भरे हुए होते हैं, फुल होते हैं, जबकि 39.6% जो होती है वो वॉइड होती है। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब चलते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग में। 3 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा? ये जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है, इसी के ऊपर भैया आपको एक प्लेन मिल गया अब इसी के ऊपर हम स्फेयर्स रखना चालू करेंगे। मतलब ये एक पेज मिल चुका है, अब इसी के ऊपर कई पेज इस तरह से रखते जाएंगे तो एक 3D स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन होगा। तो उसको देख लीजिए किस तरह से हो सकता है। ये देखिए कुछ इस तरह से कई सारी स्क्वायर वाली जो लेयर थी उनको हमने एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक रखना चालू किया, या एक के ऊपर एक, इस तरह से कह लीजिए कि ये एक नीचे ही एक स्क्वायर वाला है, इसके ऊपर एक हमने स्क्वायर वाला रखा, फिर उसके ऊपर हमने रखा, फिर उसके ऊपर एक रखा। तो सभी का पैटर्न एक जैसा है, तो ये ए ए ए ए टाइप के हैं।
तो जो हमारी वर्गाकार द्विविमीय निबिड संकुलित संरचना होती है, इनका जो त्रिविमीय संरचना है, इनका जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है, वो एक क्यूब का फॉर्म ले लेती हैं, वो एक घन का रूप ले लेती हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक घन बन रहा है, एक क्यूब बन रहा है। और इस कंडीशन में अब इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उप सहसंयोजन संख्या होगी, वो 6 हो जाती है। माने एक के आसपास 6 और जो पार्टिकल हैं वो आ सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसमें हेक्सागोनल वाला फॉर्मूला अपनाएं, मतलब कि ये देखिए, ये नीचे वाली लेयर दी हुई है 1 2 3 4, फिर इनके बीच में हमने यहाँ पर एक रखा, फिर ये बीच में रखा, फिर ये रखा, अब फिर इसके बाद 1 2 3 4 रखा, फिर इसके नीचे 1 2 3 रखते हैं। ये हमारा एक प्लेन हो गया नीचे वाला। इसी के ठीक ऊपर हमने उठा करके जो दूसरा प्लेन रखा हुआ है, तो ऊपर रखते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दो के बीच में एक गोला आना चाहिए, दो पार्टिकल्स के बीच में एक पार्टिकल आना चाहिए। तो देखिए अरेंज करा, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, दो के बीच में, इस तरह से जो लेयर्स बनना चालू हुई, उस कंडीशन में जो हमें 3D पैकिंग मिलेगी, इसे हम कहेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स। यानी द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड संकुलित की संरचना करना। परत का मतलब जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं, वो 2 डायमेंशनल है, और ऐसी 2 डायमेंशनल लेयर्स को एक के ऊपर एक रखा तो हमें 3D स्ट्रक्चर हमें मिल गया यहाँ पर। अब इसमें देखिए जो बीच में आप ये खाली स्पेस देख रहे हैं, इसे हम वॉइड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वॉइड, यानी कि रिक्तियां कहते हैं। तो यहाँ पे आप जी ये 3 डायमेंशनल फिगर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो वॉइड बन रही है, जो रिक्ति बन रही है, 2 तरह की रिक्ति बन रही है। 2 तरह की रिक्ति कैसे है, एक जो रिक्ति है हमारी वो टेट्राहेड्रल है, यानी चतुष्फलकीय है, और एक जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि अष्टफलकीय। दोनों जब आपको वॉइड कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, यानी रिक्तियां जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है रिक्तियों से रिलेटेड, वो जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी। अभी आपको बस स्ट्रक्चर समझ लेना है यहाँ पर। तो ये आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, यानी 3 डायमेंशनल पैकिंग है। तो इन दोनों एग्जाम्पल के साथ हमारी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो पैकिंग है, इसकी जो संकुलन की जो व्यवस्था है, उसका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम हमारी इंटरस्टिशियल वॉइड्स की तरफ, यानी कि अंतराकाशीय रिक्तियों की तरफ। तो वॉइड्स में देखिए क्या कह रहे हैं, गोलों के संकुलन से विभिन्न जालकों में अंतराकाशीय रिक्त स्थान या रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। यानी कि जब हम स्फेयर्स को पैक करते हैं, तो जो हमारा डिफरेंट टाइप का जो पैकिंग था, जो लेटिस थी, हमारी जालक थे, जो 3D स्ट्रक्चर बन रहा था, वहाँ पर कुछ इंटरस्टिशियल वॉइड्स हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और इन इंटरस्टिशियल प्लेस को, इस अंतराकाशीय रिक्त स्थान को, उस खाली स्पेस को हम वॉइड्स कहते हैं, रिक्तियाँ कहते हैं। ये जो रिक्तियाँ होती हैं ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक त्रिकोणीय रिक्ति हो सकती है, यानी कि ट्रायंगुलर हो सकती है। दूसरी चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल हो सकती है, और तीसरी ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय हो सकती है। ये तीनों वॉइड्स क्या होती हैं, ये जब मैं आपको स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाऊंगा तो आप इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि बुक जो होती है वो 2 डायमेंशन होती है, उसमें 3D जो वॉइड्स होती हैं उनको समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रायंगुलर वाली है तो 2 डायमेंशनल होगी, द्विविमीय रिक्ति होगी, लेकिन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे 3 डायमेंशनल होते हैं। किस तरह से बनते हैं देखिएगा, ये देखिए, मान लेते हैं कि नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, और एक ट्रायंगल ये इधर ऊपर की तरफ है, एक ट्रायंगल ये इधर ऊपर की तरफ है, और एक ट्रायंगल ये ऊपर की तरफ है। तो ये इसका जो है पीक टॉप है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये नीचे का एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये इधर साइड है, एक ट्रायंगल ये इधर साइड है, और ये पीछे वाला ट्रायंगल जो है यहाँ पर बना हुआ है। ये 3 ट्रायंगल जो इस एक ट्रायंगल पे बने हुए ऊपर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, कुछ इस तरह से 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। माने एक ये ऊपर की तरफ आप पॉइंट देख रहे हैं, और ऐसा ही एक पॉइंट यहाँ पर इस तरह से
नीचे की तरफ जो है वो एक दूसरे से जा करके जुड़ेगा, तो जो बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी दो टेट्राहेड्रल को मिलाकर एक ऑक्टाहेड्रल, एक अष्टफलकीय बनता है दो चतुष्फलकीयों को मिलाकर। तो देखिए, तीन गोलों को मिलाकर, माने द्विमीय क्षेत्र में, 2 डायमेंशनल फिगर में जब हम तीन स्फेयर्स को मिलाते हैं तो उनके बीच में जो वॉइड बनता है, जो रिक्ति बनती है, वो ट्रायंगुलर होती है, त्रिकोणीय है। तो ये होती है हमारी ट्रायंगुलर वॉइड, यानी त्रिकोणीय वॉइड। वहीं पर चतुष्फलकीय कब बनेगी? जब हमने तीन स्फेयर तो नीचे रख दिए तो उनके बीच में ट्रायंगुलर बन रही थी, बट अब उनके ऊपर हम क्या कर दें, तीन के ऊपर एक स्पेस इस तरह से बीच में एक स्फेयर रख दें, तो जो वॉइड होगी वो कुछ इस तरह की वॉइड बनेगी। ये नीचे वाली ट्रायंगुलर वॉइड है, और ये ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जो हमने रख दिया ये वो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ले लेगी। ये चतुष्फलकीय वॉइड होती है। इसको आप ऐसे उठाइए और पलटा के इसमें ऐसे फिक्स कर दिए नीचे नीचे की तरफ, तो ये आपकी ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो बन रही है। वहीं पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनती है? जब नीचे हमने तीन स्फेयर रखे हैं, देखिए, और उसके ऊपर हम तीन स्फेयर और रख दें, तो उस कंडीशन में एक टेट्राहेड्रल नीचे की तरफ बनेगा और एक टेट्राहेड्रल बनेगा ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये फॉर्म होती है। ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और इसके नीचे जो है दूसरी टेट्राहेड्रल, यानी कि दूसरी चतुष्फलकीय जो रिक्ति है वो बन रही है। तो ये हमारी तीन तरह की वॉइड है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ट्रायंगुलर, यानी त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। इसी के साथ हमारा जो वॉइड का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म होता है। आपको बस एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए हैं या आपको जो नोट्स में एग्जाम्पल सेंड किए जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है कि किस में किस तरह की वॉइड जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। बस अगर वॉइड का कॉन्सेप्ट आता है तो बस आपको वहां पर डायग्राम बनाकर हेडिंग डाल के डायग्राम बना देना है और उस चीज को एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ पैकिंग, संकुलन का घनत्व तथा संकुलन प्रभाज यानी पैकिंग फ्रैक्शन। डेंसिटी ऑफ पैकिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी क्यूब में स्फेयर्स को पैक करेंगे तो उस कंडीशन में वो उस पूरे क्यूब का आखिर कितना पार्ट कवर कर रहे हैं, कितना भाग घेर रहे हैं। अगर हम एक इकाई मान लें, एक यूनिट मान लें, तो जो घेरा हुआ भाग होगा वो एक से कम होगा, यानी कि 0.5, 0.8, 0.7 कुछ इस तरह से होगा। और इसी को अगर हम परसेंट में चेंज कर दें, प्रतिशत में बदल दें, तो फिर वो आ जाएगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन, या जिसको हम पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन प्रभाज या संकुलन दक्षता भी कहते हैं। तो देखिए, संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एकक सेल की दक्षता या संकुलन के घनत्व से तात्पर्य गोलों द्वारा घेरे गए एकक सेल के कुल आयतन के आयतन प्रतिशत से है। यानी कि पूरे जो हमारा क्यूबिकल जो क्रिस्टल होगा, जो घनीय क्रिस्टल है, उसका आयतन कितना है, तथा जो गोले आयतन घेर रहे हैं उनका कुल आयतन, मतलब जितने गोले हैं वो कितना आयतन घेर रहे हैं, तो वो निकालेंगे कैसे कि एक गोले का आयतन कितना है और गोलों की संख्या कितनी है। मान लो एक गोले का आयतन 2 है और गोलों की संख्या 10 है, तो गोलों ने कितना आयतन घेरा? 20। और मान लेते हैं कि जो हमारा क्यूब था उसका आयतन कितना था? 30 था, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? 20/30। 20/30 का मतलब 2/3, और इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो तो इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो फॉर्मूला देखिए क्या बना दक्षता का। तो एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया प्रति एकक सेल में गोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ स्फेयर्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल इनटू प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच स्फेयर अपॉन एकक सेल का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला बना। अब तीन तरह के हमें क्रिस्टल पढ़ने हैं, एक सिंपल क्यूबिक पढ़ना है, एक बॉडी सेंटर्ड पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है हमें फेस सेंटर्ड। तो इन तीनों कंडीशंस में जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जब हम सिंपल क्यूबिक में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो सिर्फ एक होता है। भाई सिंपल क्यूबिक होता था तो गोला कितना होता था? सिर्फ एक ही तो होता था। तो उस कंडीशन में उस एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 πr क्यूब। और
एकक सेल का आयतन कितना होता है भाई? एकक सेल का मतलब एक यूनिट जो सेल होगी हमारी कैसे है? क्यूबिक होती है, क्यूबिक सेल होती है। इसकी एज लेंथ अगर ए है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में ए और आर यानी कि जो एज है हमारा, जो कोर है और जो त्रिज्या है, उसके बीच में क्या संबंध होता है? तो ए जो है वो 2r के बराबर होता था। याद करिए हमने पहले जो रिलेशन पढ़ा था ए आर और डी में, यानी निकटतम दूरी, त्रिज्या और कोर के बीच जो संबंध पढ़ा था, वहीं से ये फॉर्मूला मैंने निकाला है। ए इज इक्वल टू 2r होता है किसमें? सिंपल क्यूबिक में। तो यहाँ पर हमने जहां जहां ए था उसकी जगह पर क्या कर दिया? 2r कर दिया। तो 2r का क्यूब हो गया कितना? 8r क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब था और नीचे 8r क्यूब था, तो आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया? कट गया। 4 से 8 क्या हो गया? कट गया। तो नीचे बचा कितना? 2, ऊपर बचा कितना? 3 पाई इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई? 52.3। यानी कि सरल घनीय एकक सेल में गोले द्वारा घेरा गया आयतन जो होता है वो कितना होता है? कुल आयतन का 52.3% होता है। यानी कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो स्फेयर्स होते हैं वो पूरे वॉल्यूम का केवल 52.3% पार्ट ही कवर कर पाते हैं, जबकि 47.7% जो होती है वो क्या होती है? वॉइड होती है, यानी रिक्त स्थान। ये वैल्यू याद कर लीजिए और इसे कैलकुलेट करना सीख लीजिए, अदरवाइज आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर जो है वो जाने वाला है। अब इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये आपको आज घर में प्रैक्टिस करना है, और अगर कल नहीं आएगा तो आपको कल ये एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।